हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। और आज एक और क्लास आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ करंट अफेयर की। 6 जनवरी 2025 के करंट अफेयर की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ, जिसमें हम देखेंगे जो 6 जनवरी की हुई घटनाओं को कवर करेंगे। करंट अफेयर को पूरी घटनाओं को कवर करेंगे। इसमें रिसेंट जो भी घटनाएं घटी है भारत में या इंटरनेशनल या नेशनल हो खबरें, सभी खबरों को हम यहाँ पे न्यूज़ के माध्यम से यहाँ कवर करेंगे। और इसमें क्वेश्चन भी, कुछ क्वेश्चन को भी लगाएंगे इसमें, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। तो चलिए शुरू करते। आज का हमारा पहला न्यूज़ जो निकल के आ रहा है आप सभी के लिए, वो निकल के आ रहा है आप सभी के लिए विशाखापट्टनम की ओर से निकल के आ रहा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की ओर से आ रहा है कि डबल डेकर मेट्रो अप्रूव्ड बाय विशाखापट्टनम। डबल डेकेट का मतलब यहाँ पे है कि अब डबल डेकेट मेट्रो अप्रूव हो गया है कि विशाखापट्टनम में डबल डेकेट मेट्रो अब चलाई जाएगी। डबल डेकेट का अर्थ है कि जैसे आपने डबल डेकेट बस देखा ही होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सीट होता है, यहाँ सीट होता है, यहाँ सीट होता है, यहाँ सीट होता है, फिर इसके ऊपर भी सीट होता है, ऊपर सीट होता है, जिसके कारण से डबल डेकेट बन जाता है। दो सीट, यानी कि अब अधिक मेट्रो को बढ़ाया नहीं जा सकता है। एक ही मेट्रो में अधिक सीटें बनाई जा सकती है। अब और ज़्यादा मेट्रो रूट नहीं डाइवर्ट किया जा सकता है। एक ही मेट्रो में ज़्यादा मेट्रो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कम मेट्रो में ही आपका ट्रैवल हो पाएगा। इसके लिए ये लाया गया है। डबल डेकेट मेट्रो अप्रूव किया गया है विशाखापट्टनम में। इसकी जो अप्रूवल मिली है अभी, वो मिली है 15 किलोमीटर अभी ये चलाई जाएगी। 15 किलोमीटर तक ये अभी रनिंग करेगी। वहीं अगर बात करते हैं तो कुछ क्वेश्चन आप सभी के लिए ऐसे निकल के आ रहा है, जैसे देख सकते हैं, विशाखापट्टनम में डबल डेकेट मेट्रो के पहले चरण की लंबाई कितनी है। तो क्या उससे 4 किलोमीटर है, 66 किलोमीटर है या 15 किलोमीटर। तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर है, समझे। फिर अगली न्यूज़ आप सभी के लिए निकल के आ रही है। एच एम पी पी जो कि नया वायरस निकल के आ रहा है आप सभी के लिए, ये जो कि बहुत ही खतरनाक वायरस है। जिस तरह कहा जा रहा है कि कोविड 19 की तरह ही ये वायरस ही कोविड 19 की तरह ही ये वायरस है, जो कि HMPV वायरस है, जो कि ये भी चीन से ही निकल के आ रही है। चीन से निकल के आ रही है नया वायरस, जो कि खतरनाक है बच्चों के लिए, मतलब चाइल्ड एंड ओल्ड के लिए बहुत ही ये खतरनाक वायरस है, जिससे सतर्क होने के लिए कहेगी। लेकिन अब इंडिया ने अभी इसको सीरियस कैटेगरी में नहीं रखा है, जिसके कारण से अभी देखते हैं। कुछ क्वेश्चन भी आपको इस तरह पूछेगा। जैसे क्वेश्चन इस तरह पूछेगा कि HIV वायरस की सबसे ज़्यादा असर किस पर देखी जा सकती है। क्या वो बुजुर्ग है, युवा है, छोटे बच्चे हैं व वयस्क है। तो इसका आंसर तो आपको छोटे बच्चों को ही लगाना चाहिए। छोटे और बच्चे और बुजुर्गों पे ही लगता है, ज़्यादा असर करता है कि उसकी इम्यूनिटी सिस्टम मतलब सहन शक्ति है ना, वो कम होती है बच्चों और बुजुर्ग में, जो कम होती है, जिस कारण से इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा लड़ नहीं पाती है वायरस से। इस कारण से होता है। तो वायरस कभी मरता नहीं है। जो HIV वायरस है, HMPV वायरस है, वो वायरस की पता हमारे 2001 में ही पता चल गई थी, लेकिन अभी तक वायरस का एंटीडोट नहीं खोज पाए हैं, समझे। फिर अगली क्वेश्चन आप सभी के लिए है। अगली न्यूज़ आप सभी के लिए आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में लॉन्च किया चार नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए दिल्ली में। नरेंद्र मोदी ने 4 नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए, जिसमें से 3 तो कुछ हैं, खास नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी खास प्रोजेक्ट है आप सभी के लिए, जो पहले दिखा देते हैं यहाँ पे कौन सी खास प्रोजेक्ट निकल के है। प्रधानमंत्री मोदी ने 4 प्रोजेक्ट पद्धति का उत्खनन शिलान्यास किया, समझे। ड्यू के तीन प्रोजेक्ट में सूरजमल बिहार में एक अकादमिक ब्लॉक, अर्का में एक अकादमी ब्लॉक और नजफगढ़ में वीर सावरकर कॉलेज बनाए जाएंगे। लेकिन ये तो आपको ये पूछेगा नहीं ज़्यादा, लेकिन ये ज़रूर पूछेगा आपको दिल्ली के अशोक विहार में स्वाभिमान फ्लैट प्रोजेक्ट के तहत, ये याद रखना, दिल्ली में ये क्या लिखा है, स्वाभिमान फ्लैट प्रोजेक्ट के तहत ये जो इस प्रोजेक्ट है, इसका याद रखना है आपको कि 1675 फ्लैट बनाई जाएगी। चाबियाँ दी गई है अभी कि अभी 16 जो स्वाभिमान फ्लैट प्रोजेक्ट है, इसके तहत 1675 जो फ्लैट्स दी गई है झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए, उनको फ्लैट मतलब घर दिए गए हैं रहने के लिए। ये आपको प्रोजेक्ट पूछा जाएगा, तो इसको आपको याद रखना है, समझे। तो क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार पूछेगा, जैसे नरेंद्र मोदी
नरेंद्र मोदी ने किस प्रोजेक्ट के तहत झुग्गी झोपड़ी निवासी को फ्लैट की चाबियां सौंपी है? क्या वह स्वाभिमान फ्लैट प्रोजेक्ट के तहत, या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत, या आवास योजना के तहत, या अमृत मिशन के तहत? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, स्वाभिमान फ्लैट प्रोजेक्ट के तहत। और ये कहाँ पे, ये योजना कहाँ लागू हुई है, ये भी याद रखना आपको। दिल्ली में योजना लागू हुई है, तो ये भी याद रखना है आपको, दिल्ली में योजना लागू हुई है, समझे। और स्मार्ट मिशन के तहत 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का सिटी का लक्ष्य रखी है सरकार ने, मौजूदा सरकार ने, समझे। फिर अगली न्यूज़ आप सभी के लिए निकल के आ रही है। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है, बच्चों के लिए निकल के आ रही है। लॉन्च की गई है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस लॉन्च किए गए। बच्चों के लिए हर साल लॉन्च की जाती है, जैसे कि आप इसको मान सकते हैं 1993 से 1993 से ही इसको शुरुआत की गई थी, कि जो छोटे बच्चे हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो नए नए आविष्कार कर सकते हैं, उनके लिए ये कांग्रेस लॉन्च की गई। उनको प्रोत्साहन दिया जाता है इसके माध्यम से, समझे। तो ये जो है 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है, समझे। फिर यहाँ पे देख सकते वही है कि बाल विकास कांग्रेस का उद्घाटन की गई है। आपको क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि 31वां बाल विकास कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया है, कि जो 31 का जो बाल कांग्रेस था वो कहाँ पे आयोजित किया गया था? क्या वो भोपाल किया गया है, दिल्ली किया गया है, मुंबई किया गया है, या कोलकाता? तो जो ये आयोजित किया गया है, ये आयोजित किया गया आप सभी का भोपाल में आयोजित किया गया है। इसको ये मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव ने लॉन्च किया है, समझे। फिर अगली न्यूज आपको इसी तरह अगली क्वेश्चन इस तरह पूछेगा आपको कि 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मुख्य विषय क्या था? उसकी मुख्य विषय क्या था? क्या वो पर्यावरण सुरक्षा के लिए था, क्या वह स्वास्थ्य और कल्याण के लिए परिस्थितियों तंत्र को समझना था, या सौर ऊर्जा से था, या जल प्रबंधन से था? तो इसका आंसर आप सभी का बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए परिस्थितियों तंत्र को समझना था। इसका उद्देश्य था, बाल कांग्रेस को लॉन्च करने का एक ही उद्देश्य था कि बच्चों को समझना है कि आपको किस तरह के फील्ड से आप लोगों का कल्याण कर सकते हैं, समझे। लोगों की उसके इम्यूनिटी सिस्टम को सह सकते हैं, उनको उनके इलाज में कैसे अपने आप को योगदान दे सकते हैं। फिर अगली न्यूज़ निकल के आ रही है। अगली न्यूज़ आप सभी के निकल के आ रही है। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है, DGCA एंड FCI गेट न्यू हेड। मतलब नया हेड निकल के आ रही है FCA के। DIG ऑफ निकल के आ रही है। FCA के नए प्रमुख निकल के आ रहे हैं, जो कि निकल के आ रहा है फैज, जो कि नए DGI निकल के आ रहे हैं, समझे। जो कि FCI का काम पहले बता देता हूँ। FCI का जो उद्घाटन, मतलब जो आई थी FCI का, जब आई थी, जो अस्तित्व में वो आई थी 1964 में अस्तित्व में आई थी FCI, समझे। बेसिकली इसको बनाया इसलिए गया था, मैं बता देता हूँ इसको बनाया किस लिए गया था। FCI को बनाया इसीलिए ही गया था कि FCI को बनाने का उद्देश्य एक था कि जो अनाज हमारे बर्बाद हुआ करती थी ना, अनाज हमारे बर्बाद हुआ करते थे, जो किसान अनाज उपजाते थे, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, तो इन तरह के जो प्रोडक्ट उगाते थे, आलू हो गया, टमाटो हो गया, इन सब को उगाते थे। इनको स्टोर करने के लिए कोई बड़ी मात्रा में कोई कॉर्पोरेशन नहीं थी, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए FCI का उद्घाटन किया गया था। FCI को लाया गया था 1964 में लाया गया था, समझे। जिसके नए DGI और FCI का भी वैकेंसी भी आने वाली है FCI के, तो अब DG बदले हैं, तो नई वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। तो आप चिंता नहीं कीजिए, जल्दी आपको FCI की वैकेंसी देखने को मिलेगी, बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगी, तो आप तैयारी करते रहिए। चलिए, फिर क्वेश्चन कुछ प्रकार इस प्रकार भी पूछेगा। यहाँ देख सकते हैं कुछ फैक्ट मैंने दे दिए हैं कि केंद्र के वरिष्ठ अधिकारी फैज अहमद किदवी को नायर विमान महानिदेशक DGCA प्रमुख नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश के कैडर के 1996 के कैडर से IS रह चुके हैं। वर्तमान के कृषि कल्याण विकास विभाग के अतिरिक्त सचिव हैं। वहीं बात करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं, यह गृह मंत्री के अतिरिक्त सचिव
सुतोषित गृहहोती को भारतीय खाद्य निगम एफसीआई का अध्यक्ष के प्रबंधक निर्देशक बनाए गए हैं। एफसीआई के प्रबंधक निर्देशक के रूप में बनाए गए हैं। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं जो कुछ क्वेश्चन आपको इस प्रकार पूछा है, जैसे कि डीजीसीए के नए प्रमुख कौन हैं? तो क्या वह फैज अहमद किदवी है? तो इसका आंसर वही आएगा, जैसे कि ए आ जाएगा कि फैज अहमद किदवी हो जाएगा, इसके नए डायरेक्टर बनाए गए हैं। अभिषेक अग्निहोत्री एफसीआई के अध्यक्ष और प्रबंधक। आप ये भी याद रखना आपको, आशुतोष अग्निहोत्री जो कि एफसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में प्रबंधक निर्देशक के रूप में जिनको पदभार दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है, समझे? अग्निहोत्री। फिर उसके बाद एक और बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि सबसे ओल्डेस्ट ओलंपिक चैंपियंस क्लेटी पास अवे, जो कि सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी जो कि ओलंपिक में भाग लेने वाली जो कि हैं सबसे बुजुर्ग जो कि और मेडल जीत के लाने वाली, उनका निधन हो गया है। बुजुर्ग जिनका नाम है क्लेटी का निधन हो गया है, समझे? जिन्होंने 10 मेडल जीते थे, 10 जीते थे, जिसमें से 5 तो गोल्ड ही जीते थे, सिर्फ 5 गोल्ड जीते थे। इन्होंने सबसे उम्र दराज जो उसकी सबसे ज़्यादा उम्र में ओलंपिक में भाग लेने वाली महिला थी ये, समझे? तो यहाँ कुछ फैक्ट देख सकते हैं। दुनिया की सबसे वृद्ध ओलंपिक चैंपियन जिम्नास्ट है। ये जिम्नास्ट क्या करते थे? एग्नेस क्लेटी का निधन हो गया है। उन्होंने 10 ओलंपिक मेडल जीते हैं। उन्होंने 10 ओलंपिक मेडल जीते, जिसमें से 5 तो उन्होंने गोल्ड ही जीते थे। 5 उन्होंने गोल्ड जीते थे। उन्होंने गोल्ड ही जीते थे। उन्होंने 1952 से हेलसिंक ओलंपिक में और 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते। देख सकते हैं कौन से ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे, समझे? फिर क्वेश्चन इस प्रकार आपके पूछेगा कि दुनिया की सबसे बुरी ओलंपियन चैंपियन कौन थी? आपको बताना है। क्या एग्नेस क्लेटी था, या सिमोन वाइल्स था, का एस मनीलाल था, या एनाल कास्लोवा थे? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। एग्नेस क्लेटी थे। फिर अगली क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछेगा, एग्नेस क्लेटी ने कितने ओलंपिक पद जीते हैं? तो ओलंपिक कितने जीते थे? क्या 5 जीते हैं, 7 जीते हैं, या 10 या 12? तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा सी, 10 जीते हैं, जिसमें से 5 गोल्ड जीते हैं, समझे? फिर कुछ अगला न्यूज़ आप सभी के लिए निकल के आ रहा है कि बॉटनी के जो वनस्पतिक विज्ञान के जो साइंटिस्ट थे, उनका निधन हो गया है, जो कि पास्ट अवे मतलब निधन हो गया है। वनस्पतिक विज्ञान के एस मनीलाल है, जिनका निधन हो गया, अभी भी निधन हुआ है, जो कि बहुत बड़े वनस्पति विज्ञान के शोधक माने जाते थे, जिनका अभी निधन हो गया है। तो आपको क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा। तो इसको एक और बड़ी बात बता देता हूँ, इनको है ना 2020 में पद्मश्री मिला था। पद्मश्री इनको 2020 में मिला था। तो ये आपको याद रखना है कि 2020 में इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, समझे? तो और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार भी पूछेगा कि एस जयचंद्रन नायर को 2012 में कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इनको कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? एस जयचंद्र नायर को, समझे, कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? क्या वह साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था, पद्मश्री से, या के विजय अवार्ड से, या राष्ट्रीय पुरस्कार से? तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से। इनका भी अभी निधन हो गया है। जयचंद्र नायर का भी जो जिनका अभी निधन हो गया है, जो कि नोबलिस्ट थे, समझे? फिर कुछ क्वेश्चन इस प्रकार ही पूछेगा आपको कि हॉर्टस मलबारिकस का अनुवाद किसने किया है? क्या जयचंद्र नायर ने किया है, के एस मनीलाल ने किया है, आशुतोष अग्निहोत्री ने किया है, या फैज अहमद किदवई ने किया है? तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा ए हो जाएगा, जयचंद्र नायर ने किया है। जयचंद्र नायर भी जो कि एक नॉवलिस्ट है, जिन्होंने ये हॉर्टस और मलबारिकस है, इसको इंग्लिश में अनुवाद किया था। इंग्लिश में अनुवाद किए थे इन्होंने ही, इसे इंग्लिश में अनुवाद किया था, समझे?
तो आपके आज का जो भी है करंट अफेयर, वो आज का करंट अफेयर आपको यहाँ पे आज का करंट अफेयर आपका यहाँ समाप्त होता है, समझे। बाकी अगर आपको आज का करंट अफेयर अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर करंट अफेयर आपको रोज़ के रोज़ करंट अफेयर चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जैसे ही नया मैं करंट अफेयर लेके आऊँ, रोज़ का न्यूज़ लेके आता रहता हूँ मैं आप सभी के लिए, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जैसे ही आप हमें सपोर्ट कीजिए, जैसे जैसे आपको सभी PYQ के सीरीज के द्वारा आप सभी के न्यूज़ को कवर किया जाएगा। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छोटे से ही आपको वीडियो में समय बचा कर मैं आप सभी को करंट अफेयर करा दूंगा। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले दिन करंट अफेयर की क्लास में।